हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 9 पर हैं। और लेक्चर नंबर 9 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपी और एपीपी के बारे में, ठीक है, जो कि हमें बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 18 से लेकर के सेक्शन 20 तक इसके बारे में बताया गया है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से क्लियर करेंगे कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल है, तो आज के सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक एक करके पीपी और एपीपी के टॉपिक के बारे में सारी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व सर जुडिशरी वाला टेलीग्राम ग्रुप पर। यह मेरा जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम का स्कैनर है, इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप मुझसे यहीं पर जुड़ सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेली बेसिस पर होने वाली इन क्लासेस के नोट्स आपके साथ डेली शेयर किए जाते हैं। जो भी नोट्स हम यहां पर बनाते हैं वो नोट्स के फ्री पीडीएफ्स आपको मिलते हैं। ये पूरा फ्री बैच आपके लिए बनाया गया है। आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए, वहां पर लॉ सेगमेंट में जुडिशरी में जब आप जाएंगे, जुडिशरी में जाकर के आपको देखने को मिलेगा बीएनएसएस का फ्री मास्टर क्लासेस का बैच आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा है। इसमें आपको एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस भी आगे आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एडीए एपीपी की तैयारी कर रहे हैं, या लॉ ऑफिसर्स को टारगेट कर रहे हैं, या एआईबी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो 30 प्लस लॉ सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर कराए जाते हैं। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच 27,999 का 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लीगल कैरियर में भी अपने आप को आजमाना चाहते हैं और प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो जुडिशरी, एपीओ, लॉ ऑफिसर, एआईबी, यूजीसी नेट और ड्राफ्टिंग के बैचेस आपको मिलेंगे मात्र 31,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ये नंबर है, इस पर कॉल करके कुछ भी पूछ लीजिएगा। 30 आपको लॉ एग्जाम यहां पर कवर कराए जाते हैं, प्लस आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स लॉ ऑफिसर्स के बड़े पोस्ट आते हैं उनकी भी तैयारी आपको इसमें फुल फ्लेजेड कराई जाती है। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हमें एपीपी और पीपी को समझना होगा कि ये क्या करते हैं और कैसे करके ये सारी चीजें जो है आपकी चलती हैं। अब हम इंडिया में जब भी बात करते हैं, किसकी, इंडिया में जब भी बात करते हैं हम जो है सरकारी वकील बनने की, तो हमें 2 रास्ते यहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। वो 2 रास्ते कौन कौन से हैं इसको पहले हमें समझना होगा, फिर इसके बाद हम जो है सेक्शंस के ऊपर चलने वाले हैं। क्योंकि हमारी क्लास का मॉड्यूल ही ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर जो है आपके साथ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर डायरेक्ट की रीडिंग हम बाद में करते हैं। तो इंडिया में जब भी कोई भी व्यक्ति पीपी बनना चाहता है या फिर एपीपी बनना चाहता है, ठीक है, पीपी एपीपी बनना चाहता है, तो उसके लिए 2 रास्ते हमें नजर आते हैं, ठीक है। पहला रास्ता होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम पूरी तरीके से अपने बीए एलएलबी को पास आउट कर लेते हैं, मतलब 5 ईयर कोर्स हमने कर लिया, या फिर हमने ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर कोर्स कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं अपने एग्जाम्स को देने के लिए। और हर एक राज्य क्या कराता है, हर एक राज्य आपका, हर एक स्टेट आपका कोई एपीओ के नाम से एग्जाम कराता है, कोई एपीपी के नाम से एग्जाम कंडक्ट कराता है, कोई एडीपीओ के नाम से एग्जाम कंडक्ट कराता है, कोई एडीए के नाम से एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये सारे वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं, वो लॉ ग्रेजुएट दे सकते हैं जिन्होंने अपने बीए एलएलबी एलएलबी को कंप्लीट कर रखा होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि इन एग्जाम्स में अगर आप बैठते हो, इन एग्जाम्स को अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो, ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बनते हो सरकारी वकील। क्या बनते हैं आप बनते हैं सरकारी वकील, ठीक है। तो सरकारी वकील बनने का पूरी तरीके से क्या होता है, सरकारी वकील बनने का ये सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसीजर होता है जो कि हमें देखने को मिलता है, जो जिसमें आप में से बहुत सारे लोग एपीओ एग्जाम्स भी देने जाते होंगे, ठीक है। सर रेस्ट 6th क्लास तक के नोट्स बेटा अपलोड हो गए हैं, मैंने आज ही चेक किया है बैच में जाकर के, वेबसाइट पर भी मैंने चेक किया है। 6th क्लास तक के नहीं, आपके 8th क्लास तक के, 8th क्लास तक के नोट्स अपलोड हो गए थे, आज दोपहर में ही वो हुए हैं। आप दोबारा इस क्लास के बाद जाएंगे तो आपको 9th क्लास के भी नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सरकारी वकील बनने का ये जो है एकमात्र तरीका होता है। अब मैंने आपको बताया था कि सरकारी वकील एग्जाम के थ्रू बनना है तो इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। दूसरा प्रोसीजर होता है कि आप एक्सपीरियंस बेस भी, ठीक है, कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने अपने बीए एलएलबी एलएलबी की एग्जाम को जो है दिया, पास आउट हुए, आपने अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया, एआईबी को पास किया और अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, ठीक है।
क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपने प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट एडवोकेसी करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे ये प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप जो है डायरेक्ट बिना एग्जाम दिए ही पीपी और एपीपी बनने के लिए, नॉमिनेट होने के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है ये समझिएगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एडवोकेसी के फील्ड में 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार चाहे तो, और अगर आपकी राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, विदाउट एग्जाम, ठीक है, क्या कर सकती है, विदाउट एग्जाम आपको पूरी तरीके से, विदाउट एग्जाम आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, किस पर, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको पीपी और एपीपी जो है सेलेक्ट कर सकती है, पीपी और एपीपी सेलेक्ट कर सकती है। लेकिन इसका एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, इसका एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और इसी लेंथी प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 18 में, सेक्शन नंबर 19 में और सेक्शन नंबर 20 में। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, तो अब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं पीपी और एपीपी को, कि कौन इनको अपॉइंट करेगा, ये क्या काम करेंगे। ठीक है, तो सरकारी वकील क्या काम करता है, सरकारी वकील मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बताया था कि सरकारी वकील, पीपी और एपीपी का काम क्या होता है, पीपी और एपीपी का काम होता है स्टेट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने क्लास में ये पढ़ा था जब हम इसकी पूरी जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे थे, कि जब भी कोई क्राइम होगा, जब भी इंडिया में कोई क्राइम होगा, तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा, अगेंस्ट दी जो है, अगेंस्ट दी स्टेट ट्रीट किया जाएगा, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्राइम है वो हुआ एक इंडिविजुअल के खिलाफ है, एक व्यक्ति के खिलाफ हुआ है, जिसको आप विक्टिम बोल रहे हैं, जिसको आप विक्टिम बोल रहे हैं। तो यहीं पर, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी कि पीपी और एपीपी कोर्ट्स में जाकर के स्टेट्स का मतलब विक्टिम्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, और इसके लिए सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने की उनको जो है पावर दे दी है, और उन्होंने उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए हैं। अगर उन लॉज को कोई भी तोड़ रहा है, अगर उन लॉज को कोई भी तोड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जिसके खिलाफ वो ऑफेंस हुआ है मतलब विक्टिम, ठीक है, उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सरकार इन लोगों को क्या करती है, अपॉइंट करती है। इनको क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, अपॉइंट करती है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रोसीजर को एक एक करके समझेंगे। इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स भी हैं जो हमको यहां पर समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसको मैं एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला सेक्शन नंबर 18, 19 और 20 एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे चाहे आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम हो, एपीओ के एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स हो, ठीक है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके एआईबी वगैरह के एग्जाम हो, हर जगह सेक्शन 18, 19 और 20 से आपके एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हमें बताता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कहता है, क्लॉज 1 फॉर एवरी हाई कोर्ट, ठीक है, हर एक हाई कोर्ट के अंदर, ठीक, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेल, मतलब इनके ऊपर मैंडेट है, इनके ऊपर क्या है डियर स्टूडेंट, इनके लिए मैंडेटरी है कि हर एक हाई कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, किससे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस हाई कोर्ट से ही डिस्कस करके अपॉइंट करेगी, अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, पीपी को अपॉइंट करेगी, एंड प्लस में यहां पर लिख लीजिएगा प्लस मतलब, या फिर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ठीक है, तो जब भी हाई कोर्ट्स में हम देखेंगे कि किसी भी केस का विक्टिम केस को, स्टेट केस को लेकर आई है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति कौन होंगे, वो व्यक्ति आपके क्या होने वाले हैं, सरकारी वकील होने वाले हैं, पीपी और एपीपी होने वाले हैं। ठीक है, पीपी और एपीपी होने वाले हैं। अब यहीं से सवाल बनेगा, ठीक है, कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के केसेस हैं तो, लेकिन इनको अपॉइंट करने के लिए उन्हें कंसल्ट करनी पड़ेगी बेटा हाई कोर्ट से।
कंसल्ट करनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हाई कोर्ट्स में क्या किया जा सकता है, पीपी को अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी जो है क्या है अपॉइंट किया जा सकता है। अब ये लोग करेंगे क्या, हिंदी में नहीं होती ये क्लास बेटा, मैं इंग्लिश में मैं कैसे बोल रहा हूं, हिंदी तो बोल रहा हूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है आपको? हाँ जी सिराज कुमार जी, हम डायरेक्ट लैंग्वेज जो बोर्ड पर है उसको इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, लेकिन समझाया तो हिंदी में ही जा रहा है ना आपको, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला, यहां पर बोला सिंपल कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट्स के अंदर पीपी और एपीपी को एक या उससे अधिक को जो है क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। अपॉइंट करने के साथ यहां पर क्या बोलता है, फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट, ठीक है, क्या, फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। तो साफ साफ यहां पर बताया कि ये पीपी और जो है एपीपी क्या काम करेंगे हाई कोर्ट्स के अंदर, वो यहां पर स्टेट और सेंट्रल के केसेस में प्रोसिक्यूशन केस को पूरा लड़ सकते हैं, कोई अपील है उसकी तो अपील को देख सकते हैं, या अदर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो उसको भी यहां पर वो पूरी तरीके से देख सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के केसेस होंगे। अब यहां पर एक इसका प्रोवाइजो बनाया गया। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्या है हमारा, जो है इसके अंदर कौन, इसके अंदर जो पीपी और एपीपी अपॉइंट होंगे वो कौन करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो पीपी और एपीपी अपॉइंट होंगे वो कौन करेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जो कि आपके पीपी और एपीपी को अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये पास पावर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से क्या करेगी, डिस्कस करेगी, और दिल्ली हाई कोर्ट से डिस्कस करने के बाद में वो पूरी तरीके से यहां पर आपके पीपी और एपीपी को दिल्ली के लिए अपॉइंट कर सकती है, जो कि हाई कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। एक बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ टू ज्वाइन जो है एआई गुरु। एआई गुरु आपने आज तक कभी चलाया है, पहले ये बताइए, आपने आज तक कभी उसको खोल के देखा है? जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए, ठीक है। जब आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएंगे तो वहीं पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, वहीं पर आपको एआई गुरु दिख जाएगा। एआई गुरु में जाओ, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपके दिमाग में सवाल है, जो आप मुझसे यहां पे पूछ रहे हो, हाउ टू ज्वाइन एआई गुरु, वो फ्री है बिल्कुल। तो ऐप पर जाकर के एआई गुरु का सेगमेंट सर्च कर लीजिए, जुडिशरी सेगमेंट में जाकर के। जब आप उस सेगमेंट को सर्च कर लेंगे, उसी से पूछ लेना हाउ टू यूज एआई गुरु, वो आपको पूरा बता देगा, ठीक है, वो आपको पूरा बता देगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आप उससे ही ये क्वेश्चन पूछ लेना, वो आपको पूरा बता देगा कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे आप जो है गूगल पर सर्च करते हैं कोई भी चीज, उस ऐप पर जैसे ही वहां पर आप एआई गुरु पर पहुंचेंगे, एआई गुरु को क्लिक करेंगे, उस पर जैसे गूगल पर क्वेश्चन सर्च किए जाते हैं, वैसे ही आप कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, वो आपको आंसर दे देगा। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। मतलब हाई कोर्ट के लिए क्लॉज 1 ने बता दिया कि हाई कोर्ट के लिए क्लॉज 1 ने बता दिया कि हाई कोर्ट में जब भी रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पीपी और एपीपी यूज कर लेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने पीपी और एपीपी यूज कर लेगी, ठीक है। दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पीपी और एपीपी यूज कर देगी। अब इसके नीचे यहां पर दूसरा पॉइंट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन द डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। अब मैं इसको एक चार्ट बना के समझा देता हूं और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, ये एक राज्य है, ठीक है, ये एक स्टेट है, ठीक। इस स्टेट का एक हाई कोर्ट है। अब इस हाई कोर्ट के अंदर
बहुत से केसेस ऐसे होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, बहुत से केसेस ऐसे होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस हैं, ठीक है, इस हाई कोर्ट में, ठीक है, इस हाई कोर्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस आ रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना कोई भी पीपी या फिर एपीपी अपॉइंट कर देगी इस हाई कोर्ट से, ठीक है, इस हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है, इस हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब दूसरा यहां पर क्या कह रहा है कि अगर इसी हाई कोर्ट के अंदर राज्य का कोई केस आता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई भी पीपी और एपीपी अपॉइंट कर सकती हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। अब सेकंड, ये हो गया फर्स्ट क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज में ये दो बातें लिखी हैं। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, इसको समझिए। सेकंड क्लॉज कहता है, मान लेते हैं इस स्टेट के अंदर, इस राज्य के अंदर बहुत सारे अदर कोर्ट्स भी हैं। कल मैंने आपको बताया था, पहले हम डिवीजन्स में बांटेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को हम सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटेंगे, ठीक है, सब डिवीजन्स में बांटेंगे, फिर उसके नीचे हम सब डिवीजन्स में बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिठा सकते हैं, बहुत सारे क्या कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को बिठा सकते हैं। अब मान लीजिए क्लॉज 2 ने कहा कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, या फिर आपका सीजेएम है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। इसमें कोई भी केस, इसमें कोई भी केस, यहां पर याद रखिए इसमें क्या कहा, इसमें कोई भी केस है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब स्टेट साइड जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, ठीक है, स्टेट और प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो आपकी किस तरफ है, स्टेट और प्रोसिक्यूशन साइड आपको देखने को मिलेगा कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे लोकल एरियाज के लिए, छोटे कोर्ट्स के लिए भी क्लॉज 2 ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे छोटे एरियाज के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने पीपी और एपीपी अपॉइंट कर सकती है। दिस इज क्लॉज 2, ठीक है। इसी में आइए क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 क्या कहता है, ऐसे ही इन छोटे निचली अदालतों में, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, सीजेएम कोर्ट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया, तो ऐसे केसेस में जब भी हमारे किसकी बात होगी, हमारे इन अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही होगी, तो और इन छोटे केसेस में राज्य सरकार के जो है केसेस प्रोसिक्यूशन की साइड से विक्टिम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर लोगों की जरूरत पड़ेगी तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पीपी और एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पीपी और एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहां पर थर्ड क्लॉज में देखिए, for every district and the state government shall appoint the public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district, ठीक है। तो वो अपने यहां पर क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। स्टेट भी अपने कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी अपने कर सकता है, ठीक है। आगे प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड आल्सो बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पर क्या बोला गया, यहां पर यह बोला कि मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट है आगरा, इसके बगल में ये एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आगरा में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पीपी अपॉइंट हुए हैं, एक पीपी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है सूरज कुमार। सूरज कुमार को राज्य सरकार ने पीपी अपॉइंट कर दिया। सूरज कुमार ने राज्य सरकार को पीपी अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर यह कह रहा है कि ये अगर आगरा डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कोर्ट के अंदर पीपी या एपीपी अपॉइंट हुए हैं तो सूरज कुमार, ठीक है, दूसरे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी कोर्ट में, ठीक है, क्या हो सकते हैं, पीपी और एपीपी अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है।
व्हाट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी। दोनों का प्रोसीजर अलग है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं होगा, ठीक है, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, समझ गए इतनी बात? चलिए, यहां पर ये तीसरा क्लॉज क्लियर हुआ। बेटा ये फ्री सीरीज उन्हीं के लिए स्टार्ट की गई है जिनकी वहां पे मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था, ठीक है, तो पुरानी बातों को छोड़ दो। मैं एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, एक एक प्रोवाइजो, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, जो मेरे स्टूडेंट वहां पर कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो अब यहां पे फ्री पढ़ लें, ठीक है, छोड़ दो पुरानी बातों को। एक बीज लगा के बहुत बड़ा पौधा बनाया था मैंने, ठीक है, टाइम टाइम की बात है। चलो यहां पढ़ लो। आपको आपको मतलब किससे होना चाहिए कि मेरी फ्री क्लासेस आपको मिले, मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक एक करके हर चीज समझा दूं, एक एक करके आपके दिमाग में सारी चीजें बिठा दूं। इससे इससे मतलब होना चाहिए ना बस। तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं। आकर चुपचाप से जिसको पढ़ना है वो लोग पढ़ने बैठ रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं और वो पेपर भी निकालेंगे। चलिए, ठीक है, क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पर। नेक्स्ट क्लॉज के लिए क्लॉज नंबर 4 खोलो। अब देखो यहां पर बताया गया है अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, ठीक है, कि ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एडवोकेट जो कि 7 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है उसको पीपीएपीपी बना देंगी? नहीं। तो द आंसर इज नो। उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। और वो लिस्ट कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज। अब होगा क्या कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पीपी और एपीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हर एक डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज से बोलेंगे, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज से बोलेंगे कि आपके एरिया के अंदर जो बेस्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स हैं उनकी लिस्ट हमें दीजिए, ठीक है, उसकी जो है लिस्ट हमें दीजिए, ठीक है, उसकी लिस्ट हमें दीजिए का क्या मतलब है कि हमें आपके यहां से 5 ऐसे नाम चाहिए जो कि आपके यहां पर क्रिमिनल के एक्सपर्ट हो, महारत रखते हो, क्योंकि हम उनसे अपने केसेस लड़वाना चाहते हैं। तो ये लिस्ट कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज की कंसल्टेशन से ये लिस्ट बनाएंगे और सरकारों को भेजेंगे। जब ये लिस्ट सरकारों के पास पहुंच जाएगी, ठीक है, उसमें से हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद कुछ नाम सेलेक्ट किए जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने चूज कर लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने चूज कर लेगी। अगर किसी भी व्यक्ति का इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन ने बनाई है, सेशन जज ने बनाई है, तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपका नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज की लिस्ट में नहीं है तो आपको कभी भी पीपी और एपीपी अपॉइंट नहीं कर सकती कोई भी सरकार, ठीक है। तो क्लॉज 4 ने हमें क्या बताया? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज, ठीक है, तो यहां पर डीएम साहब सेशन जज के कंसल्टेशन को करते हुए प्रिपेयर अ पैनल ऑफ अ नेम्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जज को यह इश्तिहार जाएगा कि हमें अपने यहाँ के 5 या 7 या 10 बेहतरीन एडवोकेट्स के नाम दे दिए जो क्रिमिनल फील्ड में काम कर रहे हैं और 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस उनका हो चुका है। तो वो क्या करेंगे? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज प्रिपेयर करेंगे पैनल को, ठीक है, prepare a panel of the names of person who are in his opinion too fit to be appointed as public prosecutor and additional public prosecutor for district, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाएगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम और सेशन जज पर जाएगी कि वो डिसाइड करें कि उनके यहां के सबसे बेहतरीन एडवोकेट कौन है, ठीक है, उनके यहां के सबसे बेहतरीन एडवोकेट कौन है। फिर ये जो है इस पूरी पैनल की लिस्ट को बना करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 5वां कहता है
no person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or the additional public prosecutor for the district unless his name is appears in the panel of the name prepared by the district magistrate under subclause 4। अब अगर ये बात यहां पर नहीं लिखी होती, देखो लेजिस्लेचर ने जब ये कानून बनाया था तो कितने वो लोग इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता थी कि हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति 7 साल तक घर पर बैठा रहे और एडवोकेसी में रजिस्ट्रेशन करा ले और फिर वो जुगाड़ लगा ले और जुगाड़ लगा के सरकार से कहे कि मुझे डायरेक्ट पीपी या एपीपी नियुक्त कर दो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। तो इसी वजह से चौथे क्लॉज के बाद पांचवें में स्पेसिफिकली ये लिखा गया कि ऐसा नहीं होगा, सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि आपके डीएम और कोर्ट ऑफ सेशन ने आपका नाम पैनल लिस्ट में लिखा ही नहीं और उसके बावजूद भी पैनल लिस्ट में लिखा ही नहीं, उसके बावजूद भी आपको पीपी और एपीपी अपॉइंट कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं होगा। शैल वर्ड मतलब मैंडेटरी, ये लिख दिया गया है, मैंडेटरी ये लिख दिया गया है। क्लियर? नाउ कम टू दी क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर गवर्नमेंट ने, यहां पर लेजिस्लेचर ने क्या कहा? लेजिस्लेचर ने यहां पर कहा, जो हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि अगर आपको ऐसे लोगों को भर्ती करना है, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेसिस पर आपको भर्ती करना है, ठीक है, मान लेते हैं किसी किसी स्टेट में शॉर्टेज है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपका उन जो रेगुलर ग्रेड के लोग होंगे, रेगुलर ग्रेड समझते हो, जो एग्जाम को क्वालिफाई करके आ रखे होंगे, ठीक है, एग्जाम को क्वालिफाई करके आ रखे होंगे, वो एपीपी की पोस्ट पर या एपीओ की पोस्ट पर भर्ती हुए होंगे, उसमें से आप कोशिश करोगे कि पीपी चुन लिए जाए। अगर इन लोगों की शॉर्टेज होती है तब ये वाला जो है यूज होगा, अगर इसमें से शॉर्टेज होती है तब ये वाला यूज होता है। ठीक है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया। और हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि एपीओ, एडीपीओ, एपीपी की जो सरकारी वैकेंसी होती है, हमेशा हम देखते हैं हर एक स्टेज में क्या है, शॉर्टेज रहती है। गवर्नमेंट इसको फुलफिल ही नहीं करती और इधर वाले लोगों को जल्द से जल्द फुलफिल कर दिया जाता है। जैसे ही सरकार बनती है, लिस्ट आती है और आपको पता लगता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के ये नुमाइंदे हैं जो कि आपके पूरी तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू दी जो है क्लॉज नंबर 6। अब इसको ध्यान से समझना, यही इसमें सबसे, इसी पॉइंट को समझने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 में जो भी बातें लिखी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर ग्रेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ठीक है, कि स्टेट के अंदर एक रेगुलर ग्रेड ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, मतलब जो पेपर देकर सेलेक्ट हो रहे हैं वो है ही है। ठीक है, वो पेपर देकर सेलेक्ट हो रहे हैं वो है ही है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम द अमंग्स पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग सच ग्रेड। तो स्टेट गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी यह है कि वो इस वाली ग्रेड से जो परमानेंट काम कर रहे हैं उनको मौका देगी, उनको मौका देगी। क्लियर है इतनी बात? फिर इसके आगे इसका प्रोवाइजो पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है नो सुइटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच अ ग्रेड फॉर सच अपॉइंटमेंट, दैट द गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में बी फ्रॉम द पैनल ऑफ द नेम प्रिपेयर बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। अब देखो यहां पर इसी का लूप होल बता दिया। पहले कहा कि इनमें से चुन लेना, फिर कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो भी बातें पीछे लिखी हुई हैं उनको बिना इफेक्ट करते हुए इन चीजों को आपको आगे समझना है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि पहले यह कह रहा है कि जो आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें से आप एपीपी और पीपी सुनोगे, फिर इसका प्रोवाइजो बना के ये लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन में अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी कैंडिडेट सुइटेबल नहीं है पीपी और एपीपी की पोजीशन पर आने के लिए, इस पूरी पोस्ट को भरने के लिए, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस पैनल लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सब क्लॉज 4 में बनाकर भेजी थी। ठीक है, अब रेगुलर ग्रेड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर क्या होंगे और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर क्या होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको दिया गया है। रेगुलर ग्रेड ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मींस अ ग्रेड ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर व्हिच इंक्लूड्स देयर इन द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एंड व्हिच प्रोवाइड्स फॉर प्रमोटिंग ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर
प्रोसिक्यूटर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू दी पोस्ट। ठीक है, कि रेगुलर ग्रेड में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, रेगुलर ग्रेड में अलग अलग हो सकते हैं। रेगुलर ग्रेड में कैसे कि एक स्टेट में इनको एडीपीओ बोला जा रहा है, ठीक है, एक स्टेट में इनको एडीए बोला जा रहा है, एक स्टेट में एपीपी बोला जा रहा है, एक स्टेट में एपीओ बोला जा रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी व्यक्ति एपीपी मतलब इनमें से सेलेक्ट हुआ है उसको प्रमोशन देके अगर हम पीपी बना देंगे तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो रेगुलर ग्रेड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। सेकंड क्या कहता है? प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मीन्स अ पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस संहिता। ठीक है, कि किसी भी नाम से उनको बुलाया जा रहा है, अगर वो अपॉइंट किए गए हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तरह और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कैपेसिटीज के अंदर, तो उनको हम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बोलेंगे। क्लियर? नाउ कम टू दी सेवंथ। सेवंथ क्या कहता है? अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सब क्लॉज जो है सबसेक्शन 6 ओनली इफ he has been in practice as an advocate not less than 7 years। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 साल। क्या कहा यहां पर सीधे बताया कि इसमें चाहे आप एपीपी अपॉइंट कर रहे हो, पीपी अपॉइंट कर रहे हो, ऊपर दिए गए सारे क्लॉजेस के अंदर जो यहां पर बताए गए हैं, वो व्यक्ति उसी का नाम इंपैनलमेंट में डीएम और आपके सेशन जज लिखकर भेजेंगे जो एटलीस्ट 7 साल एज अ एडवोकेसी प्रैक्टिस कर चुका है, वरना नहीं भेजा जाएगा, वरना नहीं भेजा जाएगा। क्लियर है? दिस इज 7th क्लॉज। ठीक है, नाउ कम टू दी 8th क्लॉज। 8th क्लॉज कहता है the central government and state government may appoint for the purpose of any case or class of cases a person who has been practicing as an advocate not less than 10 years as a special public prosecutor। अब याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है कि सबसे पहले पीपी और एपीपी के लिए 7th क्लॉज ने बताया कितना एक्सपीरियंस जरूरी है? 7 साल का डियर स्टूडेंट, 7 साल का। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी केस के लिए या क्लासेस ऑफ केस के लिए क्या करना चाहती है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना चाहती है, तो क्लॉज 8 ने बताया कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। क्लियर है? अब सवाल यहां पर यह उठता है कि विक्टिम को रिप्रेजेंट करने वाला पीपी और एपीपी, ठीक है, क्या यही लोग इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई क्राइम हुआ, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा केस कपिल सिब्बल साहब आके लड़े, तो क्या मैं, एक तो मेरे खिलाफ क्राइम हुआ है तो मैं विक्टिम हो गया, तो क्या ये मैंडेटरी है कि सारे केसेस पीपी और एपीपी ही लड़ेंगे? तो यहां पर इसका आंसर प्रोवाइजो में आपको मिलता है। कहता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection। ठीक है, कि पीपी एपीपी अपॉइंट होने के बाद, एसपीपी अपॉइंट होने के बाद अगर विक्टिम को ऐसा लगता है कि उसे अपना पर्सनल एडवोकेट भी इस केस में लेकर आना चाहिए, तो वो उसको यहां पर अपॉइंट करवा सकते हैं, जो कि पीपी और एपीपी के डायरेक्शन में ही काम करेंगे, उनके साथ मिलकर के आपका केस लड़ेंगे। क्लियर? तो दिस इज द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज नंबर 8। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्लॉज ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट or has rendered whether before or after commencement of this संहिता service as the public prosecutor or the additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other public prosecutor by whatever name called shall be deemed to be a period during which such person has been practicing as an advocate। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति पहले से इस संहिता के आने से पहले क्या कर रहा है? एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस एज इट इज कंटिन्यू की जाएगी। व्हाट इज एसपीपी? एसपीपी मतलब सीबीआई कोड बनाई गई डियर स्टूडेंट। ठीक है,
एसपीपी का मतलब हुआ सीबीआई कोर्ट बनाई गई। अब सीबीआई कोर्ट में क्या है, सीबीआई कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उस सीबीआई के सारे केसेस को देखने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है कि ये इस एरिया के सारे क्या करेगी, सारे के सारे केसेस को रिप्रेजेंट करेगी। ये इस एरिया के सारे केसेस को क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करेगी। तो वो होते हैं एसपीसी, एसपीपी, स्पेशल पब्लिक